मौतों की पुष्टि की है। जिला प्रशासन मौत की वजह बीमारी को बता रहा है, जबकि मृतकों के घर वाले मौत की वजह शराब को मान रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने जहरीली शराब से मौत की पुष्टि नहीं की, लेकिन इस घटना के बाद पिछले 24 घंटे में 160 जगह पर छापेमारी हुई और बड़ी मात्रा में शराब को नष्ट किया गया है। छापेमारी के दौरान कई शराब कारोबारी भी गिरफ्तार किए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। ये वो बदनसीब घरवाले हैं जिनके अपनों को शराब की लत ने लील लिया। तस्वीरें बिहार के छपरा की हैं। छपरा के मशरक और पानापुर में अब तक 5 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत हो चुकी है। मृतकों के घर वाले मौत की वजह शराब को मान रहे हैं। जिला प्रशासन 5 तो नहीं लेकिन 4 मौतों की पुष्टि जरूर कर रहा है। ये अलग बात है कि मौत की वजह शराब नहीं बल्कि बीमारी बताई जा रही है। इन सभी केसेस को हम लोग बहुत ही सूक्ष्मता से देख रहे हैं और लगातार शराब की जब्ती के लिए और पुलिस के द्वारा और एक्साइज की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चला करके कार्रवाई की जा रही है। अब एक और तस्वीर देखिए। अस्पताल के बेड पर पड़े ये वो 5 लोग हैं जो खुद बता रहे हैं कि उन्होंने शराब पी और जब आंख की रोशनी जाने लगी तो डर कर अस्पताल पहुंचे। बुधवार की शाम के आंख में धुंधलापन दिखाई दे, फिर तनी सब वो दिन कम दिखाई दे, आज बढ़ा। शराब की वजह से आंख की रोशनी गवा चुके मिंटू की पत्नी का आरोप है कि कहने को शराबबंदी है, लेकिन यहाँ लोग तो थैले में शराब लेकर घूम घूम कर बेचते हैं। हाँ बन रही तो जाके पिएबे करी, तो इतना लोग मरबे करी जाके। हाँ 3-4 आदमी मर गइल बा। खैर, संदिग्ध स्थिति में हुई मौतों को जिला प्रशासन भले ही अभी बीमारी से हुई मौत बताने में जुटा हो, दूसरी ओर मृतकों के घर वालों के बयान के आधार पर लगातार छापेमारी भी की जा रही है। सारण के डीएम वैभव श्रीवास्तव ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 160 जगहों पर छापेमारी की गई और बड़ी मात्रा में शराब को नष्ट भी किया गया और शराब कारोबारी गिरफ्तार किए गए। जबकि सारण के एसपी कह रहे हैं कि एसआईटी गठित कर दी गई है और कार्रवाई भी की जा रही है। देखिए, हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको कि एसआईटी। संदिग्ध स्थिति में हुई मौत के बाद जिला प्रशासन एक्शन में है। छापेमारी और कार्रवाई की जा रही है। सवाल है, जहरीली शराब कांड के लिए कौन जिम्मेवार है? शराबबंदी के बाद भी कैसे बन रही शराब? शराब बनने की जानकारी पुलिस को क्यों नहीं रहती? आखिर थाना इंचार्ज की जवाबदेही का क्या हुआ? न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता के साथ ब्यूरो। अब शराबबंदी वाले बिहार में अगर जहरीली शराब से मौत होती है तो सवाल तो उठेंगे। शराबबंदी में शराब से मौत वाली खबर को आप समझिए। देखिए, बिहार में अप्रैल 2026 से पूर्ण शराबबंदी लागू है। मतलब कि पिछले 10 साल से बिहार में शराबबंदी लागू है। 2016 में नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून वो लेकर आए थे, लागू किया गया था और पिछले 10 सालों से बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। शराबबंदी के इन 10 सालों में 190 लोगों की मौत की पुष्टि प्रशासन की ओर से पिछले साल तक की जा चुकी है। हालांकि लोग मानते हैं कि आंकड़ा इससे ज्यादा है। सबसे ज्यादा शराब पीने से संदिग्ध स्थिति में मौत सारण, सिवान, गया, भोजपुर, बक्सर और गोपालगंज जिलों में हुई है। संदिग्ध मौतों के बाद उठते सवाल को आप समझिए। आखिर शराबबंदी में शराब से मौत कैसे हो रही है? यानी शराबबंदी लागू है तो लोगों के पास ये जहरीली शराब कैसे पहुंच रही है? क्योंकि 2016 में बिहार में शराबबंदी लागू की गई। शराबबंदी को लेकर हर कोशिश की गई, लोगों में जागरूकता फैले, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। चौकीदार से लेकर थाना अध्यक्ष तक की जिम्मेदारी तय की गई। जिस पंचायत में शराब मिलेगा वहां का चौकीदार इसके लिए जिम्मेदार होगा, यह कहा गया। जिस थाने में शराब मिलेगी वहां का थाना अध्यक्ष जिम्मेदार होगा, यह भी तय किया गया। लेकिन आरोप है कि जहरीली शराब पीने से मौतें हुई हैं। ऐसे में सवालों से खबर को समझिए। सवाल ये कि अगर गांव में शराब बन रही थी तो चौकीदार को खबर क्यों नहीं थी? अगर चौकीदार को शराब की खबर थी
अगर वो जानते थे तो चौकीदार ने इसकी सूचना पहले क्यों नहीं दी? अगर थाना क्षेत्र में ये जहरीली शराब जो है बन रही थी तो थानेदार को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी? सवाल यह भी है कि अब तक शराब को लेकर थानेदार ने क्या किया? शराब के धंधेबाजों पर क्या कार्रवाई हुई है? क्योंकि लाख दावों के बावजूद समय समय पर शराबबंदी में शराब से मरने की खबरें आ ही जाती है। अभी छपरा की बात करें तो अपडेट यह है कि संदिग्ध स्थिति में 5 लोगों की मौत हुई है, लेकिन प्रशासन ने 4 मौत की पुष्टि की है। जिला प्रशासन मौत की वजह को बीमारी बता रहा है, लेकिन मृतकों के घर वाले खुलकर कह रहे हैं कि मौत की वजह शराब पीना है। अब पूरी तरह स्थिति तब साफ हो पाएगी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी और उससे पता चलेगा कि आखिर मौतें क्यों और कैसे हुई हैं। और इसीलिए सभी को इंतजार अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। एक तरफ छपरा में कथित जहरीली शराब कांड में 5 लोगों की मौत हो गई, तो दूसरी ओर कैमूर के एक स्कूल में हेडमास्टर और शिक्षक के शराब पीते अय्याशी करते वीडियो वायरल हो रहा है। सवाल है कि स्कूल को कोई मैखाना कैसे बना सकता है और ऐसे शराबियों के बारे में पुलिस और विभाग को पहले से सूचना क्यों नहीं थी? ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। ये शराबबंदी वाला बिहार है, जहां हाथ में मछली लेकर लड़खड़ाते मास्टर साहब दिख रहे हैं। नाम है अशोक कुमार। भभुआ के पैया स्कूल के हेडमास्टर अशोक कुमार पर आरोप है कि ये हर दिन स्कूल में शराब पीकर आते हैं और नशे में टल्ली होकर अजीब हरकतें करते हैं। आप खुद भी देख लीजिए। आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? हेडमास्टर अशोक कुमार की हरकतों से स्कूल के बाकी स्टाफ और छात्र छात्राएं परेशान हैं। तो दूसरी ओर इसी स्कूल के एक और शिक्षक धर्मेंद्र शर्मा ने पूरी शिक्षक बिरादरी को ही शर्मसार कर दिया है। वायरल वीडियो देखिए। स्कूल के शिक्षक धर्मेंद्र शर्मा पर आरोप है कि वो 1 नंबर के अय्याश हैं और शिक्षा के मंदिर में रात में मछली और शराब की पार्टी करते हैं, बार बालाओं को बुलाते हैं और रात भर अश्लील डांस कराने के साथ शर्मसार करने वाली हरकतें भी करते हैं। पूरे मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने मामला संज्ञान में आने पर जांच कराकर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। अगर इस तरह का है तो ये बहुत ही गंभीर मामला है और हम लोग इसको जो है बहुत ही गहन इसकी जांच करवाएंगे और उस पर हम लोग उचित जो है कानूनी और जो है विधि सम्मत करवाएंगे। सवाल है कि शिक्षा के मंदिर को मैखाना कैसे बना सकता है कोई? शराबबंदी है तो शिक्षक के पास शराब कहां से आई? स्कूल में ऐसी हरकत तो क्या पढ़ाएंगे ये बेशर्म शिक्षक? अय्याश शिक्षकों की अब तक शिकायत क्यों नहीं आई? इन बेशर्म शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? न्यूज़ 18 के लिए कैमूर से अभिनव कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो शराबबंदी में शर्मसार करती शिक्षकों की ये करतूत को अब आप समझिए। स्कूल को विद्या का मंदिर कहा जाता है। एक ऐसा स्कूल ऐसा विद्या का मंदिर है जहां जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करने जाते हैं और शिक्षकों को भगवान के बराबर दर्जा है। कैमूर के 2 शिक्षकों ने शर्मसार किया है, शिक्षा के मंदिर को कलंकित किया है। कैमूर के पैया स्कूल का ये मामला बताया जा रहा है। पैया स्कूल के ही 2 शिक्षकों पर ये आरोप लगा है। ये दोनों शिक्षक इसी स्कूल के हैं। हेडमास्टर अशोक कुमार हैं, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और इसी स्कूल के एक और शिक्षक हैं जिनका नाम धर्मेंद्र शर्मा है, उनका भी वीडियो वायरल है। हेडमास्टर अशोक कुमार पर आरोप है कि शराब पीकर स्कूल आते हैं और शराब के नशे में अजीब हरकतें करते हैं। हरकतों से बाकी स्टाफ और छात्र परेशान हैं। छात्राओं से मिड डे मील बनवाते हैं। अब पैया स्कूल के शिक्षक धर्मेंद्र शर्मा पर क्या आरोप है वो भी जान लीजिए। 1 नंबर के अय्याश होने का इन पर आरोप है। मछली और शराब की पार्टी करते हैं और डांसरों के साथ अश्लील हरकत करते हैं। डांसरों के साथ अश्लील हरकत करता हुआ उनका वीडियो भी वायरल हुआ है। अब आप सवालों के जरिए खबर को समझिए। शराबबंदी है तो शिक्षक के पास शराब कहां से आई?
सवाल ये भी कि स्कूल में मछली और शराब पार्टी कब से चल रही थी। शिक्षा के मंदिर को मैखाना आखिर कैसे बना सकता है कोई। स्कूल में ऐसी हरकत तो क्या पढ़ाएंगे ये शिक्षक। अय्याश शिक्षकों की अब तक शिकायत क्यों नहीं आई और शर्मनाक करतूत पर शिक्षा विभाग कब तक मौन रहेगा। इन बेशर्म शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। इनकी हरकतों के लिए क्या कोई इन्हें सजा मिलेगी। ये वो तमाम सवाल हैं जो इस वीडियो के सामने आने के बाद उठ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। ईरान इजराइल युद्ध की गूंज अब भारत के किचन तक सुनाई देने लगी है। सोशल मीडिया पर गैस सिलेंडर की किल्लत की खबरों ने लोगों को डरा दिया है। कई जगह लोग सिलेंडर लेकर एजेंसियों के बाहर पहुंच रहे हैं, तो वहीं कुछ डीलर की कालाबाजारी ने परेशानी और बढ़ा दी है। लेकिन प्रशासन की अपील है कि अफवाहों से बचना है और घबराना नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का असर दुनिया के ऊर्जा बाजार पर जरूर पड़ा है, लेकिन भारत में घरेलू एलपीजी सप्लाई को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार ने तेल कंपनियों को निर्देश दिया है कि घरेलू गैस की आपूर्ति बाधित न हो और उत्पादन भी बढ़ाया जाए। इसके बावजूद कई शहरों और कस्बों में अफवाहों की वजह से लोगों में डर का माहौल बन गया है। सोशल मीडिया पर गैस खत्म होने की खबरों के बाद लोग जल्दी सिलेंडर बुक करने लगे। इस घबराहट का फायदा उठाकर कुछ डीलरों द्वारा कालाबाजारी और ज्यादा दाम लेने की शिकायतें भी सामने आई हैं। आपूर्ति में कहीं कोई किल्लत नहीं है, दिक्कत नहीं है। पैनिक होकर के बुकिंग या जहां जरूरत नहीं है गैस रिफिलिंग के प्रयास की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल संयम रखना है। सिचुएशन नॉर्मल है, आपूर्ति में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नवादा में लोगों की परेशानी बढ़ गई। गैस समय पर बुक नहीं होना और वेंडर की तरफ से गैस नहीं पहुंचाना लोगों के लिए अब भारी पड़ता जा रहा है। सीतामढ़ी में भी रसोई गैस संकट से हाहाकार मचा है। सिलेंडर के लिए सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें लग रही हैं, तो वहीं डीएम ने लोगों से अपील की कि वे जरूरत के हिसाब से ही गैस बुक करें और किसी भी अपुष्ट खबर पर भरोसा न करें। ईरान इजराइल युद्ध का असर दुनिया भर के तेल बाजार पर जरूर है, लेकिन भारत में घरेलू गैस की सप्लाई बनाए रखने के लिए सरकार और प्रशासन अलर्ट है। इसलिए घबराने के बजाय सतर्क रहें, अफवाहों से बचें और कालाबाजारी करने वालों की जानकारी प्रशासन तक जरूर पहुंचाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप सवालों के जरिए गैस सप्लाई की खबर को समझिए। गैस की किल्लत अफवाह है या हकीकत है? हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसको लेकर कई सवाल हैं जो आपके मन में भी उठ रहे होंगे। उन सवालों का जवाब भी हम आपको देंगे। लेकिन देखिए कैसे भारत की कूटनीति काम कर रही है। क्या ईरान भारतीय जहाजों को होर्मुज से गुजरने दे रहा है? अगर हां, तो सवाल है क्यों ईरान भारतीय जहाजों को होर्मुज से गुजरने दे रहा है? क्योंकि गुरुवार को तेल से भरा पहला जहाज मुंबई पहुंचा है। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, क्यों ईरान भारतीय जहाजों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने दे रहा है? तो इस सवाल का जवाब समझिए। पहला कारण है शीर्ष स्तर पर सीधा संवाद। शीर्ष स्तर पर सीधा संवाद हुआ है, जिसमें विदेश मंत्री स्तर पर लगातार संपर्क चल रहा है और दोनों ही देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत है। भारतीय झंडे वाले जहाजों को सुरक्षित मार्ग दिया जाएगा। भारतीय ध्वज वाले जहाज को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि भारत का संतुलित कूटनीतिक रुख है और इसीलिए ये फैसला लिया गया है। ऊर्जा और आर्थिक हित भी काफी जरूरी है। चाबहार पोर्ट जैसी रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों के बीच में है। समुद्री सुरक्षा पर बहुपक्षीय समन्वय भी बना हुआ है। अब आप दूसरा कारण समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान को लेकर के जो है ये बातें कही हैं। अब आप सवाल जवाब के जरिए भारत में गैस सप्लाई वाली खबर को समझिए। भारत में एलपीजी संकट क्यों पैदा हुआ? अब ये सवाल अगर आपके मन में है तो इसका जवाब है पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण खाड़ी क्षेत्र में की सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव, शिपिंग जोखिम बढ़ने से एलपीजी की वैश्विक सप्लाई पर असर पड़ा है। अब सवाल है, क्या भारत में एलपीजी खत्म हो रही है?
अब आप खबर तो समझिए, इसका जवाब है नहीं। घरेलू एलपीजी की सप्लाई जारी है, लेकिन दबाव बढ़ा है। सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दे दिए हैं। अब सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ा है, यह भी सवाल आपके मन में होगा। तो इसका जवाब है होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग सेक्टर, कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई सीमित कर दी गई है और इसी वजह से इन क्षेत्र में ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। कमर्शियल एलपीजी की उपलब्धता अभी कितनी है? इस सवाल का जवाब है औसत मासिक जरूरत का करीब 20% कमर्शियल एलपीजी देने का फैसला लिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल, जिसके लिए आप भी परेशान हैं, सवाल ये, क्या घरेलू एलपीजी की सप्लाई पर असर पड़ेगा? तो जवाब है आम लोगों पर असर कम करने के लिए घरेलू एलपीजी सप्लाई को प्राथमिकता सरकार ने दिया है। होटल और रेस्टोरेंट कैसे काम चला रहे हैं, यह भी सवाल आपके मन में होगा। तो इसका जवाब है कई जगहों पर रेस्टोरेंट सीमित मेन्यू के साथ चल रहे हैं। इंडक्शन स्टोव और दूसरे ईंधनों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। सरकार इस संकट से निपटने के लिए क्या कर रही है? तो खबर तो समझिए, वैकल्पिक देशों से एलपीजी आयात बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और सप्लाई चेन की निगरानी की जा रही है। घरेलू उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोलियम और पर्यटन मंत्रालय के बीच समन्वय बन रहा है। अब सवाल है, यह संकट कब तक रह सकता है? तो जवाब है, यह काफी हद तक पश्चिम एशिया के युद्ध और समुद्री मार्गों की स्थिति पर निर्भर करेगा। हालात सामान्य होने पर सप्लाई भी धीरे धीरे सामान्य हो सकती है, इसलिए पैनिक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुलिस बल को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। झारखंड विधानसभा परिसर में आयोजित एक समारोह में 636 पेट्रोलिंग वाहन और 849 दोपहिया वाहनों का वितरण किया गया। सीएम ने दावा किया कि 25 साल पूरे कर चुके झारखंड के सफर में पुलिस आधुनिकीकरण की दिशा में एक मील का पत्थर है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। अब राज्य की थानों में नई चमचमाती गाड़ियां दिखने लगी हैं। पुलिस को जर्जर गाड़ियों से मुक्ति मिल गई है। पुलिस गश्ती जीप को धक्का देती नहीं दिखेगी, क्योंकि स्मार्ट पुलिसिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीएम हेमंत सोरेन ने पुलिस को बड़ी सौगात दी। झारखंड विधानसभा परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 12 अत्याधुनिक नए थाना भवनों का ऑनलाइन शिलान्यास किया और 636 पेट्रोलिंग वाहनों और 849 दोपहिया वाहनों को थानों को सौंप दिया। हो रहे घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर पुलिस कटिबद्ध है और किस तरीके से अपने आप को भी तराशने में लगा है। पुलिस की और सरकार की जिम्मेदारी है कि इन घटनाओं पर लगाम लगाएं। उसी कड़ी में घटनाओं में तेजी से अंकुश लगाने हेतु बड़े पैमाने पर वाहनों का लोकार्पण हो रहा है। 4 व्हीलर गाड़ी भी हैं, 2 व्हीलर गाड़ी भी हैं। सरकार का दावा है कि इन वाहनों से अपराध पर लगाम लगेगी और जनता को सुरक्षा का बेहतर एहसास होगा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दूर दराज इलाकों तक पहुंच अब आसान होगी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट।